नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज, जैसा कि नाम से ही विदित है, चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजा हो, यानी कहने का अर्थ है चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या बनी? चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है इसमें चार भुजा होगी और चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ चार भुजा है तो यहाँ पर कोण भी चार बन रहे हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितनी है? चार है। 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पर कोण भी चार बन रहे हैं। एक कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चतुर्भुज 2 डायमेंशनल आकृति है, यानी 2D आकृति है, या आप इसको समतलीय आकृति भी कह सकते हैं। इसको आप समतलीय आकृति भी कह सकते हैं। चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी समतलीय आकृति है। चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होती है? चतुर्भुजों के मेन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज एक होते हैं सरल चतुर्भुज और दूसरे होते हैं जटिल चतुर्भुज। सरल चतुर्भुज का अर्थ क्या है? सरल चतुर्भुज का अर्थ है वे चतुर्भुज जो स्वयं प्रतिच्छेद नहीं करते। वे चतुर्भुज जो स्वयं प्रतिच्छेद नहीं करते। जैसे ये भी चतुर्भुज है, ये आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे। जबकि जटिल चतुर्भुज, जैसे ये चतुर्भुज है, यानी एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, ये भी एक चतुर्भुज है, जबकि यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस आधार पर ये एक जटिल चतुर्भुज है। सरल चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। हम अब सरल चतुर्भुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सरल चतुर्भुज यानी वे चतुर्भुज जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते, जिसमें भुजा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। सरल चतुर्भुज भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तल सरल चतुर्भुज और नंबर 2 होता है अवतल सरल चतुर्भुज। उत्तल सरल चतुर्भुज का अर्थ क्या है? उत्तल सरल चतुर्भुज का अर्थ है जिसमें सभी कोण, यानी प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। यानी चतुर्भुज में आप जानते हो 4 कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। जैसे यह आपका आयत है, इस आयत में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है। आपने ये चतुर्भुज ले लिया, इस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है, तब ये चतुर्भुज, ये सरल उत्तल सरल चतुर्भुज कहलाते हैं। जबकि अवतल चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसमें कोई भी एक अंत्यकोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे ये एक चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज अवतल सरल चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि इसमें ये वाला कोण 180 डिग्री से बड़ा है, जबकि बाकी कोण तो 180 से छोटे हैं। लेकिन कोई एक कोण यदि 180 डिग्री से बड़ा होता है तब वह चतुर्भुज अवतल सरल चतुर्भुज कहलाता है। जबकि इसमें सभी कोण, यानी सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं। एक और इसमें अंतर यह है कि उत्तल चतुर्भुजों में बनने वाले विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं,
जैसे इस चतुर्भुज में ये दो विकर्ण बन रहे हैं, दोनों चतुर्भुजों के अंदर है, इसमें भी विकर्ण बन रहे हैं, ये चतुर्भुज के अंदर है। जबकि इस चतुर्भुज में एक विकर्ण ये यहाँ बनता है, ये तो अंदर है, लेकिन दूसरा विकर्ण जो ये बन रहा है वो चतुर्भुज के बाहर बन रहा है। इस आधार पर अवतल चतुर्भुज में विकर्ण चतुर्भुज के बाहर बनता है, जबकि उत्तल चतुर्भुज में विकर्ण चतुर्भुज के अंदर बनता है। अब हम उत्तल सरल चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। उत्तल सरल चतुर्भुज यानी कहने का मतलब है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित चतुर्भुज और एक होते हैं अनियमित चतुर्भुज। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। अनियमित कौन सा होता है? अनियमित इसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं होती, यानी अनियमित चतुर्भुज का अर्थ है इसमें कोई भी भुजाओं का युग्म समांतर नहीं होता है। जबकि नियमित चतुर्भुजों में कम से कम एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए। तो नियमित में भुजा का युग्म समांतर होता है, जबकि अनियमित में समांतर नहीं होता है। ये नियमित और अनियमित उत्तल सरल चतुर्भुज में अंतर है। अब हम चतुर्भुजों के मुख्य प्रकारों में चलते हैं। चतुर्भुजों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का अर्थ है ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होना चाहिए। ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होता है। यानी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर होता है। इसमें ये दो भुजा आपस में समांतर है, जबकि ये दो समानांतर नहीं है। इस आधार पर भी ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भुजाओं का ये युग्म समांतर है। अब देखो, समानांतर चतुर्भुज भी कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे समकोणिक समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसी प्रकार से समत्रिबाहु समलंब चतुर्भुज। यानी समलंब चतुर्भुज का ये प्रकार है। समलंब चतुर्भुज, ये तो परिभाषा आपने अभी देखी है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर हो, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन समलंब चतुर्भुज इसके भी और नए और वर्जन है। उसमें सबसे पहले आप ये देखो, समकोणिक समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है? समकोणिक समलंब चतुर्भुज में एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है जिसमें कोई एक कोण समकोण हो। जैसे ये समलंब चतुर्भुज तो है, लेकिन कोई एक कोण समकोण होना चाहिए। यदि ये कोण समकोण है तब ये चतुर्भुज समकोणिक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसका दूसरा वर्जन है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है? समद्विबाहु यानी समलंब चतुर्भुजों में यदि अन्य दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु यानी दो भुजा समान हो समलंब चतुर्भुज में, तब वह समलंब चतुर्भुज
समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा यदि माप में बराबर आ रही है तब ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसका एक तीसरा रूप समत्रिबाहु समलंब चतुर्भुज। ये कौन सा होता है? समत्रिबाहु, यानी इसमें 3 भुजा समान होती है, यानी 3 भुजाओं का माप समान होता है। जैसे ये देखो, ये समलंब चतुर्भुज है, यानी ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, लेकिन इसमें ये तीनों भुजाओं का माप बराबर है। इस आधार पर ये समत्रिबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। यानी ये सभी समलंब चतुर्भुजों के ही वेरिएंट है। अब हम समलंब चतुर्भुजों का परिमाप और उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें समलंब चतुर्भुज का हम परिमाप पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। परिमाप मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। परिमाप किसी भी बहुभुज के चारों ओर का माप उसका परिमाप होता है। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप यानी उसकी चारों भुजाओं का माप ही उसका परिमाप है। अब चलते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की ओर। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आपको याद करना है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। आपने समलंब चतुर्भुज ऐसा देखा होगा, इसमें ये दोनों समांतर भुजा ही है, तो सूत्र में समांतर भुजाओं का योग यानी इन दोनों भुजाओं का योग और ऊंचाई का अर्थ है सीधी ऊंचाई, यानी समांतर भुजाओं के बीच की जो सीधी दूरी है वही यहाँ पर ऊंचाई आएगी। अब देखो, ये समलंब चतुर्भुज से संबंधित एक सवाल है, यानी इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 सेमी स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? यदि समांतर भुजाएं क्रम से 4 सेमी 5 सेमी है, तो इसमें आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है लेकिन आपको ऊंचाई पूछ ली है, तब आपको केवल सूत्र याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी लिखा है मैंने आपको, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब देखो, यहां पर सवाल में आपको क्या दे रखा है? सवाल में आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान दे रखा है। जो मान आपको सवाल में दे रखा है वो मान आपको सूत्र में पुट करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कितना दे रखा है? 27 सेमी स्क्वायर, वो यहाँ पर आप रख दो, 27 सेमी स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब आपको भुजाओं का योग तो नहीं दे रखा, लेकिन आपको भुजा दे रखी है, आपको समांतर भुजाएं दे रखी है 4 सेमी और 5 सेमी। अतः आपको इन दोनों समांतर भुजाओं का योग करना है, 4 सेमी प्लस 5 सेमी, यानी ये दोनों माप किस में? सेमी में। तो यहाँ आप बाहर सेमी लिख सकते हो, गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई क्या होगी ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है उसके अलावा जो मीटर यहाँ पर है उसको बराबर के इस तरफ लेके आओ हल करके। तो यहाँ पर 27 सेमी स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा 4 + 5 ये हो गया आपका 9 सेमी गुणा
ऊंचाई। ये 2 बट्टा में है, इधर रहेगा तो गुणा में, और 9 यहाँ पर गुणा में है, इधर रहेगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा गुणा में, 2 गुणा 27 बट्टा 9 आ जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ तो है सेमी का स्क्वायर, और ये सेमी यहाँ इधर बट्टा में आ जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ 1 सेमी से तो सेमी कट गया, पीछे 1 सेमी बच गया। यहाँ देखो 9 के पार्ट से 27 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 3 27, और यहाँ 3 को गुणा कर दो 2 से, तो आपकी ऊंचाई का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 सेमी। यानी आपका समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या आ गई, 6 सेमी। 6 सेमी आपको इस ऑप्शन में मिल रही है, इस आधार पर आपका ये उत्तर एकदम सही है। इसके बाद में अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें इसके गुण क्या होते हैं, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाई बराबर होती है। आमने सामने की भुजाई बराबर हो और आमने सामने के कोण बराबर हो। आमने सामने के कोण बराबर हो। और तीसरा इसका गुण है, इस चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसका चित्र कैसा बनेगा, तो समांतर चतुर्भुज है, यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा लंबाई में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा लंबाई में बराबर है, लेकिन इसमें आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने के कोण बराबर, तथा इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण इस विकर्ण को समान 2 भागों में बांटेगा और ये विकर्ण भी इस विकर्ण को समान 2 भागों में बांटेगा। अब हम समांतर चतुर्भुज के परिमाप और उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप का सूत्र सभी में एक ही होता है, चारों भुजाओं का योग। लेकिन समांतर चतुर्भुज में आपने देखा है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यदि आपने इसको लंबाई मान ली, इसको आपने चौड़ाई मान ली, तब इसका परिमाप क्या बन जाएगा, इसका परिमाप आयत की परिमाप की तरह 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप ऐसा भी कह सकते हो, इसकी चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप है। ठीक है, इसके बाद में हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई। ये आप ऐसे बोल दो, आधार गुणा ऊंचाई, ये भी बोल सकते हो। तो लंबाई कौन सी है, यदि ये आपका समांतर चतुर्भुज है तो आप इसको आधार बोल दो या इसको आप लंबाई बोल दो। ऊंचाई, अब ये ऊंचाई नहीं आएगी, ऊंचाई का अर्थ है सीधी ऊंचाई, यानी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की सीधी दूरी, ये इसकी ऊंचाई है। चलो हम अब इसमें समांतर चतुर्भुज से संबंधित एक सवाल और हल कर लेते हैं। अब ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज से संबंधित एक सवाल है। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 56 सेमी स्क्वायर है तो इसकी लंबाई क्या होगी यदि ऊंचाई 4 सेमी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन और सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आपको इसमें याद क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी आपको लिखाया था। क्या है, लंबाई गुणा ऊंचाई या आधार गुणा
ऊंचाई, जो भी आपको अच्छा याद हो। यानी आप समांतर चतुर्भुज में उस लंबाई को आप आधार मान सकते हो, लंबाई या आधार गुणा ऊंचाई। ये या आप लंबाई मान लो या इसको आधार मान लो, आधार गुणा ऊंचाई। सवाल में आपको लंबाई दे रखी है, तब आप यहाँ पर लंबाई लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान आपको दे रखा है 56 सेमी स्क्वायर, तो ये आप मान यहाँ पर पुट कर दो 56 सेमी स्क्वायर बराबर लंबाई का मान आपको निकालना है, लंबाई गुणा ऊंचाई 4 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है, तब लंबाई को ये लेने दो और बाकी संख्याओं को इधर लेकर आ दो। तो 56 सेमी स्क्वायर बट्टा 4 सेमी बराबर में क्या है, बराबर में आपके समांतर चतुर्भुज की लंबाई या इसका आधार है। सेमी से एक हाथ काट दो, 4 और 56 है, ये कट रहे हैं, 4 एकम 4 और 14 चौके 56। तो यहाँ पर आपकी लंबाई का मान आ जाएगा 14 सेमी, क्या आ जाएगा 14 सेमी। और ये आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 6 3 नंबर के ऑप्शन में मिल रही है। तो इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। आज की वीडियो में आपको समांतर चतुर्भुज के इतने भाग करवाए, इसके अगले वीडियो में और भी समांतर चतुर्भुज और भी चतुर्भुजों के भाग हैं, तो आपको मैं करवाऊंगा।